क्या होगा अगर आप 3 सालों के बाद अपनी ग्रैंडमा के घर जाते हैं और वहाँ पर आपको 5 बहुत ही हॉट और घमंडी लड़कियों के साथ रहना पड़ता है। लेकिन आपको नहीं पता कि वो लड़कियां कौन हैं और आपके घर पर क्या कर रही हैं, लेकिन फिर भी आपको उनके साथ रहना ही पड़ता है। और वो लड़कियां आपको खुला इनविटेशन भी दे रही होती हैं कि क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगी, तो आप क्या करोगी? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम हयातो होता है। वो 3 सालों के बाद अपनी ग्रैंडमा के घर आया था। वो और उसकी ग्रैंडमा एक होम कैफे चलाया करते थे। आगे हयातो कैफे में बैठकर सोचने लगता है कि अब उसे इस कैफे को बेच देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी वो टोक्यो में रहता है और वहीं की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। लेकिन तभी एक कमरे से कुछ लड़कियां बिना कपड़ों के बाहर आने लगती हैं, जिनको देखकर लूशियन काफी ज्यादा घबरा जाता है। Once more! वाह क्या सीन है। अगले सीन में उन लड़कियों ने हयातो को बांध दिया था, क्योंकि वो उसे चोर समझ रही होती हैं। लेकिन जैसे ही हयातो उन्हें अपने बारे में बताता है तो वो सभी लड़कियां उससे माफी मांगती हैं। तभी हयातो उनसे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारा मेरी ग्रैंडमा के साथ क्या रिश्ता है। तभी उन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम शायरुकी था वो कहती है कि हम उनकी फैमिली हैं। तभी हयातो कहता है कि फालतू बातें करना बंद कर दो, हमारी फैमिली में बस 2 ही मेंबर थे, मैं और मेरी ग्रैंडमा, लेकिन अब उनकी डेथ हो चुकी है। तभी बताती है कि वो इस जगह पर पिछले कई सालों से पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे खाली रूम पड़े थे, तो इसीलिए ग्रैंडमा ने उन्हें यहीं पर रहने के लिए कह दिया। इसका मतलब उनको यहाँ पर रहने का अधिकार है। तो हयातो कहता है कि मैं इस जगह का ओनर हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें कभी भी निकाल सकता हूँ। ये सुनकर ओका कहती है कि तुम तो 3 सालों से अपनी ग्रैंडमा से मिलने तक नहीं आए और ना ही उनसे कभी फोन पर बात की। उन सभी ने ही पैसे जोड़कर ग्रैंडमा का अंतिम संस्कार करवाया था। हयातो बताता है कि टोक्यो यूनिवर्सिटी में जाने से पहले उनके बीच छोटा सा झगड़ा हो गया था और अगर उसे अथॉरिटी नहीं बताती तो उसको उसकी ग्रैंडमा की मौत का पता भी ना चलता। फिर हयातो कहता है कि मैं फ्यूनरल के पैसे वापस कर दूंगा, इसीलिए तुम सभी अभी की अभी यहाँ से निकलो। इसके बाद शाम को सभी लड़कियाँ बीच पर जाकर बात कर रही होती है कि क्या होगा जब हयातो उन्हें घर से बाहर निकाल देगा। एमी कहती है कि हम हयातो को इग्नोर करके वहाँ पर रह सकती हैं, लेकिन सियाको कहती है कि वो हयातो का घर है, इसीलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऊपर से हयातो एक कैफे की जगह पार्किंग लॉट बनाना चाहता है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पर बीच पर बहुत सारे लोग आते हैं, इसीलिए पार्किंग लॉट बनाना बहुत ही ज्यादा फायदे वाला बिजनेस होगा। हयातो अगर इन 5 लड़कियों को वहां से निकाल देगा तो इनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं है। ऊपर से हयातो ने इन लड़कियों को बिना कपड़े के भी देख लिया, शाबाश बेटा। जिससे कि रियो को एक आइडिया आता है और वो कहती है कि लड़के वैसे भी ठरकी होते हैं, क्यों ना हम 5 एक एक करके उस पे लाइन मारे और अगर वो फंस गया तो हम इजीली वहां पर रह सकती हैं। इधर हयातो सोच रहा होता है कि मैं उन लड़कियों को कैसे घर से बाहर निकालूं, लेकिन उसे ये बात याद नहीं आ रही होती कि उसकी ग्रैंडमा के साथ झगड़ा क्यों हुआ था। तभी वहाँ पर ओका आती है और हयातो को मास्टर कहते हुए पूछती है कि आप डिनर में क्या खाना चाहोगे। असल में ये प्लान रियो का था। वो हयातो को टेस्ट करना चाहती थी कि वो कितना बड़ा ठरकी है, ताकि वो उसे ब्लैकमेल कर सके, लेकिन हयातो डायरेक्टली कह देता है कि ये फालतू हरकतें करना बंद कर दो, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पिघलने वाला। तो ओका अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए पूछती है कि हम लोग डिनर में क्या बनाएं। हयातो फ्राइड चिकन का नाम लेता है, लेकिन ओका को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, जिसकी वजह से फ्राइड चिकन पूरी तरह जल जाते हैं। फिर इसके बाद बारी आती है एमी की। वो हयातो को मॉर्निंग वॉक पर चलने के लिए कहती है, लेकिन वो खुद ही ऐसे कपड़ों में बाहर जाने से घबरा रही थी। आगे ये सभी लोग डिनर कर रहे थे, लेकिन हयातो अपना खाना बाहर से लाता है। फिर खाना खाने के बाद हयातो नहाने के लिए चला जाता है और वो वहाँ पर उन दिनों को याद करता है जब वो अपनी ग्रैंडमा के साथ बहस किया करता था, जिसका कि अब उसको बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा होता है। हयातो नहा कर आता है तो देखता है कि ओका कैफे में बैठकर सिगरेट पी रही होती है। फिर हयातो उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि यहाँ सिगरेट पीना मना है, पर ओका कहती है कि ये सब तो बस चॉकलेट्स हैं, और वो कहती है कि वो यहाँ पर अपने बैंड के लिए गाना लिख रही है। इसके बाद हयातो सोने के लिए चला जाता है और फिर रियो सियारागी को पूरे नशे में लाकर हयातो के कमरे में भेज देती है, क्योंकि पीने के बाद सियारागी को बिल्कुल भी होश नहीं रहता और वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। और जब हयातो उसे इस हालत में देखकर कुछ करने की कोशिश करेगा
तो वो लड़कियां उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करेंगी। पर तभी हयातो के कमरे से कुछ आवाजें आती हैं तो एमी भाग कर जाती है और शिराकी को बाहर निकालकर हयातो को बहुत ही ज्यादा पीटती है, क्योंकि उसे लगता है कि हयातो शिराकी के साथ जबरदस्ती कर रहा था। अगली सुबह शिराकी हयातो के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और वो बहुत ही ज्यादा अच्छा बनता है, लेकिन उसने रात नशे में क्या क्या कर दिया उसे कुछ भी याद नहीं होता। तभी वहाँ पर 2 लोग आते हैं जो कि पार्किंग लॉट की मेजरमेंट लेने के लिए आए हुए थे। रियो और एमी तो सोच रही होती हैं कि वो हयातो को मारकर यहीं पर गाड़ दें, तभी वो यहाँ पर आराम से रह पाएंगी। तभी एक आदमी से एक बोर्ड गिर जाता है जिससे हयातो को उस दिन की याद आने लगती है जब ग्रैंडमा ने इस कैफे को पहली बार ओपन किया था और इसका नाम रखा था फैमिली कैफेटेरिया, क्योंकि यहाँ का हर एक कस्टमर उनकी फैमिली का हिस्सा है। तभी वो आदमी उस बोर्ड को फेंकने जा ही रहा होता है कि तभी हयातो उस बोर्ड को पकड़ लेता है और उसके इस बिहेवियर को देखकर वो लड़कियां कुछ भी समझ नहीं पा रही होती। असल में हयातो के पेरेंट्स की मौत उसके बचपन में ही कार एक्सीडेंट की वजह से हो गई थी, जिसके बाद उसकी ग्रैंडमा ने ही उसे इतना बड़ा किया, इसीलिए वो ग्रैंडमा की आखिरी याद को भी मिटाना नहीं चाहता था। इसके बाद ओका हयातो के लिए कुछ बनाकर लाती है तो हयातो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम अचानक से मेरे कमरे में क्यों आई? तो ओका कहती है ग्रैंडमा ने उसे बस यही एक डिश बनानी सिखाई थी और मुझे कहा था कि जब मैं ना रहूं तो तुम हयातो को ये बनाकर खिला देना। तभी हयातो उस खाने को खाने से मना कर देता है। ओका उस खाने को वहीं रखकर जाती है और कहती है अगर तुम्हें ये नहीं खाना तो तुम बाद में इसे फेंक सकते हो। पर तभी हयातो उसके जाने के बाद वो डिश खाने लगता है और सोचता है कि उसकी ग्रैंडमा ने कितनी मेहनत की होगी इस कैफे को चलाने में और उसे इतना बड़ा करने में। अब उसकी बारी है कुछ कर दिखाने की, और ये सारी बातें ओका बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। इसके बाद जब हयातो बर्तन धो रहा था तभी ओका उसके पास आकर पूछती है कि वो डिश कैसी बनी थी। तो हयातो कहता है ठीक ठाक ही बनी थी। ये सुनकर ओका को थोड़ा सा गुस्सा आता है। इसके बाद हयातो ओका से पूछता है कि ग्रैंडमा डेथ के पहले कैसी थी। तो ओका बताती है कि वो हर रोज की तरह डिनर करते वक्त हंस रहे थे। तभी हंसते हंसते ग्रैंडमा कहती है कि अब मैं थक चुकी हूँ इसीलिए सोने जा रही हूँ, लेकिन इसके बाद वो कभी उठी ही नहीं। हयातो कहता है कि उसे खुशी है कि वो आखिरी वक्त में अपनी फैमिली के साथ थी और हंस रही थी। इसके बाद हयातो अकाउंट्स को चेक करता है और वो देखता है कि कैफे हर दिन लॉस में ही जा रहा है, क्योंकि ये लड़कियां बिना कुछ किए यहाँ पर रह रही हैं। हयातो सभी से कहता है कि वो 1 साल इस कैफे को देगा और यूनिवर्सिटी से ब्रेक ले लेगा, और अगर उसे सच में अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले और ये कैफे प्रॉफिट में नहीं गया तो वो सच में पार्किंग लॉट बना देगा। ओका पूछती है कि क्या तुम सच में हमारे साथ रहोगे? तो हयातो कहता है कि ये तो मेरा ही घर है और अगर तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना कि तुम सभी यहाँ से जा सकती हो। लेकिन वो सभी यहाँ पर रहने के लिए मान जाती हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक रूम भी रेंट पर ले सके। तभी हयातो कहता है कि उन्हें घर के सारे काम करने पड़ेंगे, जिसके लिए बस शिराकी ही आगे आती है और कहती है कि उसे कुकिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो क्लीनिक भी कर सकती है। पर बाकी सभी बहाना मारकर मना कर देती हैं कि वो कुछ भी नहीं करने वाली, क्योंकि ये सारे काम पहले ग्रैंडमा अकेले ही किया करती थी। लेकिन शिराकी को अकेले ही सारा काम ना करना पड़े, इसीलिए हयातो काम तो सभी में बराबर बांट देता है। रियो कमरे को साफ करती है, एमी बाथरूम को साफ करती है, शिराकी सभी के लिए खाना बनाती है, अकाने सभी शीशों को साफ करती है और ओका सीढ़ियों को साफ करती है। हयातो उसको पीछे से अच्छे से काम करने के लिए कहता है, लेकिन तभी हयातो को उसके अंडरगारमेंट दिख जाते हैं। तभी रियो उसको आकर बताती है कि तुम्हारी दिख रही है। इसकी वजह से ओका इतना ज्यादा शर्मा जाती है कि सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और हयातो को एक लात मारती है। इसके बाद हयातो कपड़े धो रहा होता है और बिना कुछ सोचे समझे ओका से कहता है कि मैं इन कपड़ों को बाहर सुखा देता हूँ। ओका ये बात सुनकर चिल्लाने लग जाती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और बाकी सब भी वहाँ पर आ जाती हैं और ओका कहती है देखो देखो ये ठरकी क्या कर रहा है, और वो सारी लड़कियां उस पर चढ़ने लग जाती हैं। पर हयातो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हुआ है। वो तो बस कपड़ों को बाहर सुखाने की बात कर रहा था, लेकिन उसको कुछ देर बाद समझ आता है कि उसने यहाँ पर क्या गलती कर दी है। तो ओका उसे पनिशमेंट देती है कि उसे अकेले ही पूरे घर को साफ करना होगा। आगे हयातो घर को साफ करने लगता है। तभी उसे एक पुरानी कॉफ़ी मशीन मिलती है जिससे कि ग्रैंडमा कॉफ़ी बनाया करती थी, क्योंकि इससे बनी कॉफ़ी काफ़ी अच्छी बनती थी। तभी
सियारागी वहाँ पर आकर हयातो को कहती है कि तुम्हें इसे ध्यान से साफ करना होगा क्योंकि ये ग्रैंडमा को काफी ज्यादा पसंद थी। असल में सियारागी हयातो को थैंक यू बोलने के लिए आई थी क्योंकि जल्दी ही उसकी नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू होने वाले थे और अगर उसे सारे काम अकेले ही करने पड़ते तो पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। फिर वो हयातो से कहती है कि मैं तुम्हें डिनर के वक्त बुलाऊंगी, पर हयातो कहता है कि मैं आज यहीं पर रहूंगा। पर सियारागी उसे कहती है कि हम सभी ने ग्रैंडमा से प्रॉमिस किया था कि हम सब मिलकर डिनर किया करेंगे। पर आगे ओका और रियो उसे ठरकी बोले ही जा रही थी। सियारागी उसको बोलती है, No! God, please, no! 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 सियारागी उनको बोलती है कि ऐसा मत करो, वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। फिर वो सभी बाहर के नज़ारे को देखते हुए खाना खाने लगते हैं। इसके बाद जब हयातो नहा रहा होता है तभी ओका गलती से अंदर आ जाती है और उल्टा हयातो को ही पीटने लगती है। फिर अगले दिन हयातो उन सभी को बताता है कि उन्हें इस कैफ़े की रीओपनिंग करने से पहले एक ट्रायल करना चाहिए क्योंकि वो इस कैफ़े का मालिक है तो वो ही यहाँ पर कॉफ़ी बनाया करेगा और बाकी सभी वेटर्स का काम किया करेंगे। पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि हयातो अच्छी कॉफ़ी बना लेगा, लेकिन हयातो बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि उसने बचपन से ही ग्रैंडमा को कॉफ़ी बनाते हुए देखा था। फिर वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर कॉफ़ी बनाता है, लेकिन वो कॉफ़ी सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार बनती है। आगे ये लड़कियां बात कर रही होती हैं कि जिस कैफ़े के ओनर को कॉफ़ी भी नहीं बनानी आती वो कैफ़े ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, इसीलिए डिनर के बाद भी हयातो कॉफ़ी बनाना सीख रहा होता है। पर हर बार कॉफ़ी बेकार ही बन रही थी। वो ग्रैंडमा की टेक्निक को बार बार याद करने की कोशिश करता है लेकिन हर बार नाकाम ही रहता है। अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। तभी वहाँ पर अकाने, जो कि वहीं पर अपने बैंड के लिए गाना लिख रही थी, वो कहती है शोर कम करो, मैं लिख नहीं पा रही। फिर अकाने हयातो को पैसे देती है और उसे कहती है कि मैं अपनी कॉफ़ी खुद बना लूंगी। तभी हयातो उसे कहता है कि मेरे लिए भी कॉफ़ी बना देना। तभी ओका उसे कहती है कि तुम मुझे प्लीज़ कॉफ़ी बना दो कहो, फिर मैं कुछ सोचूंगी। ये सुनकर हयातो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ओका को कहता है कि मुझे तुम्हारी कॉफ़ी नहीं पीनी, लेकिन ओका फिर भी उसे कॉफ़ी बनाकर दे देती है। हयातो कहता है कि ये कॉफ़ी ठंडी ना हो जाए इसीलिए मैं इसे जल्दी से पी लेता हूँ, लेकिन जैसे ही वो कॉफ़ी को पीता है वो कॉफ़ी काफ़ी अच्छी बनी होती है। फिर हयातो अकाने से रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम मुझे भी कॉफ़ी बनाना सिखा दोगी, क्योंकि उसने ग्रैंडमा से कभी कॉफ़ी बनाना सीखा ही नहीं। ग्रैंडमा ने एक बार अकाने को बताया था कि हयातो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता है पर लास्ट में उसे ही माफ़ी मांगनी पड़ती है और जब भी वो ऐसा करता है बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है। और यही बातें अकाने हयातो में नोटिस करती है और वो कहती है वो ऐसा करते हुए बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है और ये सुनकर हयातो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है। फिर अकाने उसे कॉफ़ी बनाना सिखाने लगती है क्योंकि एक ऐसे कैफ़े का ओनर जिसे कॉफ़ी भी नहीं बनानी आती उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। तभी हयातो अकाने को इम्प्रेस करने के लिए उससे कहता है कि जब तुम मुस्कुराती हो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती हो, और हयातो ने उसका ऐसा रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया था। आगे नहाते हुए हयातो अकाने के तरीकों को याद कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर गलती से एमी आ जाती है और वो हयातो को पीटने लगती है। उधर अकाने हयातो को धीरे धीरे पसंद करने लगी थी। अब अगले दिन हयातो और रिया कर्सी विजिट पर निकलते हैं ताकि जो लोग उनके कॉफ़ी सप्लायर्स हैं उनको इस बात का पता चल जाए कि वो कैफ़े को दोबारा ओपन करने वाले हैं। तभी रिया हयातो से पूछती है कि तुमने मुझे इस काम के लिए ही क्यों चुना, क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहते हो। हयातो उसे बताता है कि अकाने की हरकतें ठीक नहीं और वो थोड़ी शर्मीली भी है और ओका कहीं पर भी कुछ भी बोल देती है और एमी एक इडियट है, इसीलिए रियो के अलावा उसके पास और कोई चॉइस ही नहीं थी। इसके बाद वो दोनों कॉफ़ी सप्लायर्स के पास पहुंच जाते हैं और रियो की अच्छी बातों की वजह से उन्हें एक अच्छी डील मिल जाती है। आगे वो दोनों टेंपल के सामने होते हैं। रियो अपने फॉर्च्यून को देख रही होती है और हयातो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसे ना समझा जा रहा था। फिर वो दोनों टेंपल में प्रे करने लगते हैं क्योंकि ग्रैंडमा ने कहा था जब भी किसी नई चीज़ की शुरुआत करो तो गॉड से हमेशा प्रे करनी चाहिए।
तभी रियो हयातो को कहती है कि जिस तरह से तुम डीलर से बात कर रहे थे वो तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसीलिए मुझे ही तुम दोनों के बीच आकर उनसे अच्छे से बात करनी पड़ी। और जो लोग भी उनकी मदद कर रहे हैं कम से कम उनसे तो उसे अच्छे से बात करनी ही चाहिए। और अगर तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा ही रहा तो कैफे चलने से पहले ही बंद हो जाएगा। हयातो अपनी गलती मानता है और उसे सॉरी कहकर अपनी गलती को सुधारने के लिए उनसे बात करने चला जाता है। और ऐसा देखकर रियो हयातो को अपना रिवॉर्ड देने का तय करती है। तभी वो हयातो को अपने अंडरगारमेंट्स दिखाने लगती है। पता नहीं ये कैसा रिवॉर्ड था। हयातो उसको देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। तभी रियो अपनी फॉर्च्यून को देख रही होती है जहाँ पर लिखा था कि उसके रोमांस की शुरुआत हो चुकी है। उसे लगता है कि उसके रोमांस की शुरुआत कुछ ऐसे ही होगी। अगले सीन में हम देखते हैं ओका और हयातो लड़ रहे होते हैं और ओका उसे कहती है कि सभी के कपड़ों को एक साथ धोने से बिजली का बिल कम आएगा। अब हमें जितने हो सके उतने पैसे बचाने चाहिए, लेकिन हयातो उसकी एक नहीं मानता। ये सब देखकर रियो हयातो को समझाती है कि तुम्हें ओका से अच्छे से बात करनी चाहिए ताकि वो एक साथ मिलकर काम कर सकें, क्योंकि अगर किसी कैफ़े के ओनर और एम्प्लॉई की आपस में ही नहीं बनती तो ये कैफ़े की रेपुटेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि हयातो कैफ़े को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, इसीलिए वो इसके लिए मान जाता है। फिर वो ओका से बात करने जाता है जो कि कपड़े सुखा रही होती है और वो सोचने लगता है कि मैं ओका से किस तरह से बात करूँ ताकि वो मेरी दोस्त बन जाए, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा नकचड़ी है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ अकाने उसको आइडिया देती है कि तुम उसकी जम के तारीफ करो, उसे क्यूटी कहो तो तुम्हारा काम बन सकता है। तो हयातो उसे कहता है ये तरीका तो तुम पर भी काम नहीं किया था, तो ये तरीका उस पर काम कैसे कर सकता है भला। लेकिन हयातो को क्या पता था कि वो तो उसके प्यार में पड़ चुकी है। आगे हयातो ओका से बात करने जाता ही है। तभी ओका उसे कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं तो तुम जाकर कैफे ओपन करने की तैयारी करो, फालतू टाइम पास मत करो। अब हयातो ओका के ऊपर चिल्लाने ही वाला था कि तभी वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और ओका से कहता है जैसा आप कहें। लेकिन फिर भी ओका हयातो पर भड़क जाती है और उसके चेहरे पर अपना शूज देकर मार देती है बेचारा हयातो। और उसको ऐसा करते हुए सियारागी और एमी देख रही होती है। सियारागी एमी से कहती है कि हयातो इतना भी बुरा लड़का नहीं है। तो एमी कहती है तुमने सही कहा, लेकिन वो थोड़ा सा ठरकी है, लेकिन तुमसे थोड़ा कम। सियारागी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या कहना चाहती है। रात को कॉफी बनाते हुए हयातो सोच रहा होता है कि उसका प्लान फिर से फेल हो गया, क्योंकि डिनर करते वक्त उसकी लड़ाई फिर ओका से हो गई, क्योंकि उसने एक गलती कर दी। उसने झूठ कहा कि ओका तुमने खाना बहुत ही अच्छा बनाया है, पर ओका ने तो सिर्फ सैलेड ही बनाया था, जिससे कि ओका फिर हयातो से गुस्सा हो जाती है। इसके आगे हयातो सोने जा रहा होता है कि तभी एमी हयातो से कहती है कि तुम ओका को जाकर बताओ कि बाथरूम फ्री है तो तुम जाकर नहा सकती हो। आगे वो ओका को देखता है जो कि वेट्रेस की ड्रेस ट्राई कर रही थी। तभी वो हयातो से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। इसी मौके का फायदा उठाते हुए हयातो उसकी तारीफ करता है कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की हर एक ड्रेस में खूबसूरत ही लगती है। तो ये सुनकर ओका काफी खुश हो जाती है, क्योंकि वो ड्रेस उसने खुद ही बनाई थी, क्योंकि वो फैशन स्कूल में जाती है और आगे जाकर वो फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। और ओका इसलिए भी खुश होती है क्योंकि ग्रैंडमा ने उसे बताया था कि हयातो झूठ नहीं बोलता। तभी ओका हयातो से कहती है कि तुम भी अच्छी कॉफी बनाने लगे हो। लेकिन तभी पीछे से सियारागी हयातो को ठरकी अंदाज में पकड़ लेती है। तभी एमी उसका वीडियो बना लेती है ताकि एमी को दिखा सके कि वो पीने के बाद कितनी बड़ी ठरकी बन जाती है। फिर अगले दिन हयातो और सियारागी अपने कुछ रेगुलर कस्टमर से मिलते हैं। अब वो पूरी तरह तैयार थे कैफे की रीओपनिंग करने के लिए और ये सभी लड़कियां हयातो को पसंद भी करने लगी थी। आगे हयातो उन सभी को उनकी सैलरी देता है। अगले सीन में हयातो समुद्र के किनारे बैठा सोच रहा होता है कि अब सब कुछ सही जा रहा है और वो कैफे की रीओपनिंग भी जल्दी ही कर देंगे। पर तभी वहाँ एमी आकर उससे पूछती है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि सब तुम्हें पसंद करने लगे हैं। वो बताती है कि ग्रैंडमा ने हयातो के बारे में उन्हें काफी बार बताया था। वो कहती थी कि जब मैं ना रहूं तो तुम सभी हयातो की मदद करना इस कैफे को दोबारा चलाने के लिए। तो हयातो उसे थैंक यू कहता है और कहता है अगर तुमने मेरी मदद ना की होती तो मैं ये सब नहीं कर पाता। तभी एमी कहती है कि ये सब तो तुम्हारा ही कमाल है। तभी वो जाने से पहले हयातो से कहती है कि जो चीज तुम्हारे लिए प्रीशियस है अगर वो टूट जाए तो तुम क्या करोगे। और वो कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन हयातो उसकी बात समझ नहीं पाता कि वो क्या कहना चाहती है। पर जब वो घर आता है तो वो देखता है कि एमी ने उसके फोन और लैपटॉप को तोड़ दिया है। हयातो ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी
सियारागी उसे आकर बताती है कि जिस कंपनी के तुमने स्टॉक खरीदे थे वो एक स्कैंडल में फंस चुकी है और जल्दी ही बैंक क्रैप्ट भी हो जाएगी। ये सुनकर हयातो जल्दी से उन स्टॉक को सेल करने का सोचता है, पर फोन और लैपटॉप पूरी तरह टूट गए थे और ऊपर से स्टॉक तेजी से नीचे गिरते जा रहे थे। हयातो ने अपने सारे पैसे उसी कंपनी में लगाए थे, जिसकी वजह से अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। तभी एमी उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है, तुम मेरे संतरे दबा सकते हो। ये सुनकर हयातो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे पीट देता है। पर इतना सब होने के बाद भी अगले दिन कैफे को ओपन कर दिया जाता है और हयातो बताता है कि यहाँ पर बस 2 ही लोगों का काम है, क्योंकि आज पहला दिन है तो तुम सभी का यहाँ होना जरूरी है। इसके बाद रियो हयातो को बताती है कि तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, क्योंकि हर एक कस्टमर अच्छा नहीं होता, तो तुम्हें उनसे अच्छे से बात करनी होगी। तो हयातो कहता है, मुझे सब पता है, इसीलिए तुम मुझे मत सिखाओ, तुम बस अपना देखो। तभी वहाँ पर 2 रेगुलर कस्टमर आते हैं जिनका ऑर्डर ओका लेती है और हयातो बहुत ही ध्यान से कॉफी बनाता है, जो कि उन दोनों को काफी पसंद आती है। और वो बताते हैं ये कॉफी वैसी ही है जैसी कि हयातो की ग्रैंडपा बनाया करती थी। इसके बाद कैफे में और भी काफी सारे कस्टमर आने लगते हैं और सब कुछ अच्छा जा रहा होता है। तो ये पार्ट यहीं तक था। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।